वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स का और जो स्टेज पे बैठे हुए मेहमान और जो दिगर अफराद इस हाल में मौजूद हैं, सारे हकीमों का और अपने असातिज़ा इकराम का मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ कि जिन्होंने मुझे जो है आप लोगों के सामने कुछ कहने का मौका दिया। आज मैं जो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ वो है, उसका टॉपिक है कपिंग, यानी हिजामा द प्रिंसिपल प्रैक्टिस। यानी मैं जो तैयारी किया था ये खास एक एमडी स्टूडेंट्स के लिए और एमडी डॉक्टर्स लेवल का मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, मगर मैं क्योंकि यहाँ पर जो है देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की कमी की वजह से मैं बहुत शार्ट अंदाज में मोटी मोटी बातें करके अपनी बातों को इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करूँगा। और दूसरी बात यह है कि हिजामा के ताल्लुक से जो हदीसें आती हैं, तकरीबन मोर देन 32 हदीसें हैं, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाए हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो है हिजामा करवाया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है प्रैक्टिकल तौर पर लोगों को यानी उम्मत को जो है हिजामा करने का हुक्म दिया है। तो आज मैं कुछ चीज़ें जो हिजामा क्या है, कपिंग क्या है, उसके ताल्लुक से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हिजामा, महजमा और हजम। हजम जो वर्ड कहलाता है उसको सख्त करने को कहते हैं, यानी अगर नेगेटिव प्रेशर फॉर्म करते हैं, यानी माँ की गोद से जब बच्चा दूध पीता है तो उसको अरबिक में जो है हजम कहते हैं, वैक्यूम। तो इससे जो है हिजामा निकला है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर देते हैं और वहाँ पर सख्त किया जाता है ब्लड को, और नेगेटिव प्रेशर देने के बाद खून को निकाला जाता है, इसलिए इसको जो है हिजामा कहते हैं। और महजमा वो सारी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और हजम जो है हजाम उसको कहा जाता है, जो प्रैक्टिकल तौर पर ये कपिंग या हिजामा करता है। अब इसकी जो हिस्ट्री है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हिजामा फेमस हुआ, वो एक अलग चीज़ है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन आने के 2500 साल पहले भी जो है हिजामा का यानी कपिंग की हिस्ट्री मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अल्लाह के रसूल जब प्रैक्टिकली अपने ऊपर हिजामा किया और कहा कि ये उम्मत के लिए जो है ज़रूरी है, तो फरिश्तों की जो भी है, फरिश्तों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अपनी उम्मत को जो है हिजामा करने का हुक्म दो, तो ये जो है हदीसों में महफूज हो गई। मगर ये जो हिजामा जो टेक्निक्स है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तकरीबन 2500 साल पहले से भी जो इसकी हिस्ट्री है। ये इंडस पेपर्स जो तकरीबन 5500 साल जो है पुरानी हिस्ट्री है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है कपिंग के इंस्ट्रूमेंट उस दीवार के अंदर नक्श है। और इसी तरह से उस जमाने के अंदर जब हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे तो सांप या बिच्छू वगैरह जो है काट देने से जो है जो जहर वगैरह निकाला जाता था, ये जो है हिजामा के जैसे सख्त करके उस जमाने में किया जाता था। और इसी तरह जो है ग्रीस में, इसी तरह से यूरोप के अंदर और जो है हर जगह जो है ड्राई कपिंग, वेट कपिंग और जो है पैच कपिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद था। उस जमाने में जाहिर के बात है कि इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो इसलिए सींगों का इस्तेमाल किया जाता था और वहाँ पर जो है उसको सख्त करके जो है मतलब खून निकाला जाता था। मगर जैसे जैसे दौर बदलता गया, लोग हाइजीन और साफ सुथरे को जो है पसंद करना शुरू किए, तो लोग बैम्बू का इस्तेमाल किए। और अभी जो है आज जो है कपिंग करने के लिए दुनिया के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अभी लेटेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बहुत से हदीसें हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट जो अपने हिजामा, इनमें से जो बेहतरीन इलाज है वो है हिजामा करना। यह अबू दाऊद की हदीस है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है शिफा रखी है, शहद के अंदर, हिजामा के अंदर यानी कपिंग करने पे, और तीसरा जो है दागने में। मैं अपनी उम्मत को दागने से रोकता हूँ। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि दागने से शिफा नहीं है, तो अल्लाह से फरमाया कि हाँ दागने में बाकी शिफा है, मगर मैं अपनी उम्मत को दागने से रोकता हूँ। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हदीसें, बहुत से हदीसें हैं, इसमें कई ज़ईफ़ हदीसें भी हैं, मगर जो ऑथेंटिक हदीसों से यह साबित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाने का जो है हुक्म दिया है। और जो है एक हदीस आती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मैं मेराज पे गया था तो फरिश्तों ने जो है हर आसमान में जो है मुझे कहने लगे कि आप अपनी उम्मत को हिजामा करने का हुक्म दें। तो इससे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ हिजामा जो है समझ में आती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खासकर हिजामा के जो डेट हैं वो चांद के 17 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख को करते थे। बट साइंटिफिकली जो है
क्या जरूरत है कि चांद के 17 तारों को किया जाए। तो इसके ऊपर काफी जो है डिस्कस होता रहा, बट साइंटिफिकली एक जगह मुझे जो है इसका रेफरेंस मिला कि मैग्नेटोथेरेपी के अंदर मकनातीसी इलाज के अंदर जब मैं इसके अंदर डिटेल पढ़ रहा था तो चांद का जो असर होता है, चाहे वो चांद हो चाहे सूरज हो और जितने भी सैयारे हैं, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, उसका असर इंसान के जिस्म पर पड़ता है। इसी तरह से चांद जो है तकरीबन चांद के 17 तारीख को जब फुल मून होता है तो जो अपनी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा जो है जमीन अपनी तरफ खींचती है, इसी तरह चांद अपना जो है एक फोर्स से जो है ऊपर की तरफ सारे अखलाक को खींचता है। तो चांद के 17 तारीख को ये होता है कि हमारे यूनानी कॉन्सेप्ट के अंदर खून, बलगम, सफरा, सौदा, ये 4 चीजें अखलाक से इंसान का जो है जिस्म बना हुआ है, मगर खून हावी है सफरा, बलगम और सौदा से। तो सफरा, बलगम और सौदा खून के अंदर मौजूद है, वो एक जर्रात है। और प्रॉब्लम कहाँ आती है? खून से नहीं, बल्कि सफरा में, यानी सफरा भी अमराज, बलगम में या सौदा में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम खून में नहीं आता, बल्कि प्रॉब्लम सफरा ज्यादती या जो है सौदा की ज्यादती से कई बीमारियां वगैरह आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक इंग्रेडिएंट्स है, ये एक अज्जा है जो चांद के 17 तारीख को ऊपर की तरफ उठते हैं। अगर आप देखेंगे कि सारे अखलाक सिर्फ जो है हमारे खून ही नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे समंदर की जो लहरें हैं वो 15 तारीख के बाद जो है ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाते हैं। और साइंटिफिकली प्रूव ये हुआ है कि टाइटैनिक जो एक्सीडेंट हुआ है वो एग्जैक्टली चांद के 17 तारीख थे। उस वक्त में मौजें जो है एक हद तक बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जो है बढ़ना शुरू हुई। तो जाहिर सी बात है कि जब समंदर के लहरों पे चांद का असर होता है तो इंसान की जिस्म पे चांद का असर क्यों नहीं होता? और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मोर देन 68% हमारी जो बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे खून, बलगम, सफरा, सौदा से ही पूरे जो है लिक्विड और सेमी लिक्विड बनी है, और बाकी बोन्स वगैरह जो है बहुत कम है। इन्हें हमारा इंसान का जिस्म ही अखलाक से बना हुआ है। तो असल ये है कि चांद का असर जो है इंसान पे पड़ता है। और इसका रेफरेंस भी मैंने दिया है द हाइलाइट्स ऑफ हिजामा, डॉक्टर गजाला मुल्ला की। उसमें साइंटिफिकली उन्होंने सारी चीजें प्रूव की हैं कि चांद के 17, 19, 21 पे करने से क्या फायदा होता है। इसी तरह से जो हिजामा के जो टाइप्स हैं वो बेसिक तकरीबन सबको मालूम है। हिजामा, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग और जो है फैन कपिंग। ड्राई कपिंग और वेट कपिंग एक तरीका है, मगर अगर आप आग का इस्तेमाल करते हैं अगर कप को बिठाने के लिए तो इसको कहते हैं फैन कपिंग। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हदीसें हैं और हिजामा करने के लिए कहा है, इट इज ओनली फॉर वेट कपिंग। ड्राई कपिंग को लोग मिसयूज करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हिजामा करने के लिए बोला और मेरे पास में जो है ड्राई कपिंग करता हूँ। तो ऐसा मिसयूज नहीं करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना भी हिजामा के बारे में बोला है वो सिर्फ वेट कपिंग है, खून निकालने का है। ड्राई कपिंग की ताल्लुक से अल्लाह ने कोई तारीफ नहीं की। और दूसरी बात यह है कि ड्राई कपिंग, वेट कपिंग और फैन कपिंग ये सारी चीजें ह्यूमन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये इसका पार्ट नहीं है, तिब्बी नबी का पार्ट नहीं है। तो अब ड्राई कपिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है डॉक्टर्स भी हैं, तो मैं शॉर्ट में कहता हूँ कि जो लाइट कपिंग होती है इसके अंदर, इन्हें ड्राई कपिंग के अंदर भी कई टाइप्स हैं, इन्हें कैफियत के हिसाब से। लाइट कपिंग है, मीडियम कपिंग है, फिर स्ट्रॉन्ग कपिंग है, मूविंग कपिंग है, नीडलिंग कपिंग है, हर्बल कपिंग है, वाटर कपिंग, दुनिया मतलब बहुत टाइप्स है इसके अंदर। तो ये कैफियत के हिसाब से जो है बदलती रहती है। अब कौन सा कपिंग कब करना है ये जो है डॉक्टर डिसाइड करता है। मिसाल के तौर पर शॉर्ट में अगर आपको कहना है कि ड्राई कपिंग, इन्हें ड्राई कपिंग को कहते हैं हिजामा बिला शुभ, इन्हें खून निकाले बगैर हिजामा करना। तो इसके अंदर मकसद ये होता है कि मवाद को एक जगह से दूसरी जगह को हटा देना या ट्रैवल करा देना, या इसको कहते हैं हम इमाला अगर करते हैं मवाद एक जगह से दूसरी जगह को, इसके लिए मकसद यूज होता है ड्राई कपिंग का। अगर इस्तफराग मकसद है, इस्तफराग के माने खून को निकालना मकसद है, तो वहां पर वेट कपिंग किया जाता है। ये बिल्कुल शॉर्ट में समझो कि अगर किसी को वेट कपिंग करना है, खून निकालना है, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग कपिंग जो है इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वहां पर सिर्फ मवाद को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो वहां पर मीडियम कपिंग यूज किया जाएगा। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। और फ्लैश कपिंग और बहुत से टाइप्स हैं। तो अभी असल में जो है ड्राई कपिंग करने से क्या फायदा है, वेट कपिंग करने से क्या फायदा है, उसका मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि प्रॉब्लम आता कैसा है। आप कोई भी बीमारी उठा लो, प्रॉब्लम शुरू होता है कंजेशन से, स्टैग्नेशन से और ब्लॉकेज से। मतलब कोई चीज का वहां पर इम्तला हो जाना, रुक जाना, या स्टैग्नेशन, कोई चीज जा रही थी और जाते जाते रुक गई, या जो है वहां पर जो है ब्लॉकेज होना, सुद्धा पड़ना। आप इसी तरह से अगर आप कोई भी हमारी यूनानी के मेडिसिन आप देखेंगे, मुफ्त सुद्धा के जो है ताल्लुक से कई दवाएं हैं,
हिस्सा के कोई ना कोई, चाहे वो आप किडनी स्टोन ले लो, हाइड्रोनेफ्रोसिस ले लो, चाहे पैरालिसिस ले लो, चाहे हीमोप्लेजिया ले लो, आप वहां से कहीं ना कहीं जो है वहां पर मवाद जम रहा है या रुक रहा है या ब्लॉक कर रहा है। तो कपिंग करने से फायदा ये होता है, सबसे पहला फायदा ये होता है कि वहां पर इंटरनल जो कंजेशन होती है वो वहां से रिलीफ हो जाती है। मिसाल के तौर पर शॉर्ट में अगर आपको समझाना है तो आपके पास एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस का पेशेंट आया, आपके पास सिम्टम्स लेके आया, डॉक्टर साहब मुझे जो है गर्दन हिलाने नहीं हो रहा, या आपके पास जोड़ों के दर्द का पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मुझे घुटने फोल्ड करने नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब वहां पर तीन चीजें होगी। पहले ये है कि वहां पर मूवमेंट्स कम हो गई, मूवमेंट्स के माने हरकत, मतलब गर्दन जितना जो है लेफ्ट राइट कर रहा है वो हुआ नहीं है। दूसरा ये है कि मतलब उसको अगर जमीन पे बैठना है तो वहां पर जो है पेन भी हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है। तो आपका काम जो है ये है कि भाई, आपका काम ये नहीं कि भाई घुटने जो है सब देखे एक्सरे दिखा भी नहीं भी दिखा तो क्या बोलते घुटने घिस गए, फ्लूइड कम हो गया, खत्म, तुम्हारा इलाज नहीं होता, जब सर्जरी करो। तो इसके लिए थोड़ी ना आपके पास आते हैं, इसलिए तो ऑर्थोपेडिशियन हजारों लोग बैठे हुए हैं वो बोलने के लिए। तो आपका काम क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपके हिसाब से वहां पर कंजेशन जमा हुआ है, आपकी वजह से वहां पर स्टिफनेस है, वहां पर सर्कुलेशन की कमी है, तो आप इंशाल्लाह कपिंग करेंगे तो वहां पर आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो वहां पर होगा क्या, वहां पर यह होता है कि वहां पर डीप सेलुलर टिश्यू मसाज होता है, बाकी कुछ नहीं होता, कपिंग करने से कुछ नहीं होता। वहां पर एक सेलुलर टिश्यू मसाज होता है, और जहां पर भी मसाज होता है वहां पर गर्मी पैदा होती है, जहां पर गर्मी पैदा होती है वहां पर एक हरकत होती है, और जहां पर हरकत होती है तो ये एक तरीका है, बहुत सारे हैं। ये असल में मैं आपको शॉर्ट में लेके जा रहा हूँ। तो ड्राई कपिंग और वेट कपिंग और नारिया, इसमें फर्क मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात यह है कि ड्राई कपिंग से कंजेशन दूर होगा, पक्का कंजेशन वहां से दूर होगा, और वहां से मवाद एक दूसरी जगह से लेके जा सकते हैं। मगर आपको जो है खून निकालना मकसद हो तो वहां पर वेट कपिंग करते हैं। तो वेट कपिंग के लिए यह है कि मतलब एक प्रोसीजर में प्रैक्टिकल बताऊंगा, किस कप लगाते हैं और 3 मिनट तक छोड़ते हैं, और उसके बाद जो स्क्रैचेस लगाते हैं और उसके बाद उसको निकाल देते हैं, वो प्रैक्टिकल में बताऊंगा। और नारिया से क्या फर्क है, मतलब समझो कि अगर कप में अगर आप आग का इस्तेमाल करते हो, वो भी इंशाल्लाह मैं आज बताऊंगा। फायर कपिंग इसको कहते हैं। ड्राई कपिंग और वेट कपिंग दो टाइप से है। अगर आप उसको फायर के जरिए से लगाते हो उसको इंजाम में नारिया कहते हैं। असल में जो आग है उसका मिजाज है गर्म खुश्क, और समझो कि रोमेटेड आर्थराइटिस का पेशेंट आपके पास आया है तो वो जो बीमारी है उसकी मिजाज है सर्दोत्तर। तो जाहिर सी बात यहाँ पर मिजाज का खेल है। कोई भी गर्म चीजें पेन को रिलीज करेगी, मिसाल के तौर पर कोई भी ठंडी चीजें वो पेन को इंक्रीज करेगी, यानी हीट रिलीज द पेन एंड जो है कोल्ड इंक्रीज द पेन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। रोमेटेड आर्थराइटिस का पेशेंट आया, दोनों दर्द का पेशेंट आया, आप उसको पूछोगे आप फैन के नीचे सोते क्या, हाँ फैन के नीचे सोता हूँ, तो जाहिर सी बात है उसको सर्दी बढ़ेगी और प्रॉब्लम बढ़ेगा। मौसम सरमा में, क्योंकि मौसम सरमा का जो मिजाज है वो सर्दोत्तर है और बीमारी का मिजाज है सर्दोत्तर है, तो प्रॉब्लम ये हो गया तो बढ़ गया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और कंजेशन बढ़ता है और स्टिफनेस आती है और सर्कुलेशन में कमी आती है। अभी वो सब छोड़ दो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसके पीछे में नहीं पड़ रहा, जो दिखता है उस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वहां पर अगर आपने वहां पर गर्म नीम सेक दिया, वहां पर नमक को गर्म करके लगा दिया, वहां पर कोई भी गर्म करके मसाज कर दिया तो उसको रिलीफ मिलता है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो देता है वो गर्म खुश्क है। तो ये मिजाज जो है एक हद तक, मिसाल के तौर पर एलोपैथिक जो डॉक्टर्स है वो ज्यादातर जो है मिजाज को नहीं मानते हैं, मगर जब बुखार एक बहुत हद तक जब बढ़ जाता है, तकरीबन जो है 104 से भी जब आगे निकल जाता है तो खुद डॉक्टर बोलता है कि भाई एक काम करो, पानी में जो है कपड़ा वगैरह भिगा के आपने जो है पेशानी पे लगा दो। हालांकि क्योंकि जो बुखार का जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है, और रहा मसला जो पानी आप लगाते हो उसका मिजाज है सर्दोत्तर। तो यही है मिजाज, इसके बारे में हम समझाते हैं। वो उनका एक पैरामीटर है, हमारा एक पैरामीटर है। तो हिजाम नारिया के बारे में मैं बता रहा था कि आग खुद जो है एक पेन रिलीफ का काम करती है। जब आप कप लगाते हो आग के जरिए से तो वहां पर खुद जो है गर्मी की वजह से पेन रिड्यूस होता है। बुखरा कहते हैं व्हाट मेडिसिन डू नॉट हील द लेंस विद, जहां पर दवाएं काम नहीं करती है वहां पर जो ब्लेड काम करता है, यानी जो कट करते हैं ना उसको काम करते हैं। What the lens do not heal fire will, और जहां पर आपका जो है नस्तर काम नहीं करता है वहां पर आग आपको पैदा करता है। ये एक बहुत अच्छा पौधा है जो कपिंग के लिए मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या है, लोग बोलते हैं कि सब ठीक है साहब, काम कैसे करता है हिजामा, यही है एक बेसिक चर्च, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नजर नहीं आ रहा है।
देखिए 3 चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बोला कंजेशन, स्टैग्नेशन और ब्लॉकेज, जिसकी वजह से 3 चीजें होंगी। एक पेन होगा और वहां पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट की कमी होगी और वहां पर स्टिफनेस पैदा होगा। और जैसे ही कपिंग करेंगे तो वहां पर जो है एक नेगेटिव प्रेशर की वजह से ब्लॉकेज जाएगा, स्टिमुलेशन की वजह से स्टैग्नेशन जाएगा, इसका की वजह से कंजेशन जाएगा और पेन अपने आप कम हो जाएगा, मूवमेंट्स बढ़ जाएंगे और स्टिफनेस चले जाएगी। अब ये काम कैसा करता है, कप लगाने से कैसे इतना ज्यादा फायदा होता है? अगर आप देखेंगे जैसे ही हमने कप लगाया, अभी दुनिया के अंदर आप कितने थेरेपीज हैं, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, सबके अंदर पॉजिटिव प्रेशर देते हैं, इन्हें दबाते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर करना। और हिजामा यानी कपिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम नेगेटिव प्रेशर देते हैं। ओके, जब नेगेटिव सिर्फ आपने कप भी लगाया ना, उस जगह पे वहां पर स्टिमुलेशन होता है, यानी एक तहरीक पैदा होती है, मुतहरिक होता है, तो वहां पर मस्कुलर के अंदर एक हीट पैदा होती है। स्टिमुलेशन की वजह से मस्कुलर हीट पैदा हुआ और जैसे ही हीट वहां पर पैदा होता है एक एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट पैदा होता है और जैसे ही वह एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट पैदा हुआ मवाद तहलील होना शुरू होता है और पेन रिलीज हो जाता है और मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। समझो कि अगर जोड़ों का दर्द का पेशेंट है, वो अगर जाता है इलाज के वास्ते, वो सिर्फ पेन को रिड्यूस कर सकता है, मूवमेंट्स को रिड्यूस नहीं कर सकता, मगर कपिंग करने से इंशाल्लाह पेन भी रिलीफ होगा और मूवमेंट इंक्रीज होंगे। ये बहुत जरूरी है। अभी मिसाल के ऊपर कुछ बेड कपिंग करने से अगर आपको साइंटिफिकली समझाना है कि भाई होता कैसा ये, तो पहली बात ये है कि एक होता है पेन गेज थियरी। पेन गेज थियरी किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर ऑलरेडी एक जगह आपको पेन हो रहा है, समझो कि मतलब जोड़ में दर्द हो रहा है, तो वहां से एक चैनल है, वो चैनल से जो है आपको एक मैसेज पहुंच रहा है बेन को कि वहां पर पेन हो रहा है। तो जैसे ही आपने कप लगाया तो वहां पर कप की वजह से आर्टिफिशियली पेन रिड्यूस हुआ और वो सेम चैनल में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, जिसकी बुनियाद पे जो ऑलरेडी जो पेन होता है उसको ब्लॉक कर देता है। इसको बोलते हैं पेन गेट थियरी। ये पर साइंटिफिक चीजें हैं, थियरी है। और एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन थियरी, जहां पर भी पेन होता है वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन ऑलरेडी मौजूद होता है। तो जाहिर सी बात है अगर आप हिजामा करके अगर आप निकाल देंगे उस जगह के मवाद को, तो वहां पर जो है कुछ हार्मोन बाहर निकलने की वजह से पेन रिड्यूस होता है। इसी तरह से जो है एंडोफ्रिन एंड एंसिफिलिन प्रोटेक्शन होती है वहां पर, जिसकी वजह से जो है हिजामा करने से उसमें रिलीफ होता है। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी बीमारियां हैं अगर आप गौर करेंगे वहां पर ब्लड की जो है कमी की वजह से, जैसे इस्कीमिक हार्ट डिसीज है, इस्कीमिक हार्ट डिसीज में होता क्या है कि कल्ब को कम मिकदार में खून पहुंचता है, इसको बोलते हैं इस्कीमिक हार्ट डिसीज। तो जाहिर सी बात है कि इस्कीमिया जिसको कहते हैं कि सही वक्त पे सही मिकदार की खून वहां पर नहीं पहुंची। इसी तरह से अगर आप गैंग्रीन ले लो, गैंग्रीन में होता नेक्रोसिस ले लो, क्या हो गया वहां पर खून का सर्कुलेशन नहीं होता, जिस वजह से उसको काट के फेंक दिया जाता है। तो प्रॉब्लम कहां का भी हो, अगर आप देखें कि वहां पर सर्कुलेशन अगर आप लेके आए ब्लड का, तो समझो कि आप वहां पर कामयाब हो गए। तो ब्लड ड्राई कपिंग करो चाहे वेट कपिंग करो, वहां पर पैदा होता है कि एक इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, वहां पर जैसे कप लगाएंगे वहां पर सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा। इसी तरह से एक नाइट्रिक ऑक्साइड थियरी बोलते हैं, इसके अंदर मैं आपको चीज समझाता हूं। द सबस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सबस्टेंस रिलीज इन ह्यूमन बॉडी टू एनी ट्रॉमा। या एक इसका फायदा पहले आप देख लो कि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर बॉडी से रिलीज होती है तो फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है कि वैसोडाइलेटेशन इफेक्ट होती है, गिव मोर ब्लड टू द एरिया। यानी अगर नाइट्रिक ऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर निकलता है तो अपने जो उरूक होते हैं या जो आर्टरी होते हैं उसके अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर वैसोडाइलेटेशन इफेक्ट होती है, नंबर 1। दूसरी बात जो है जिसकी वजह से खून की मिकदार ज्यादा मिकदार में वहां पर पहुंचती है। दूसरा टू वे वैसोडाइलेटेशन इफेक्ट होता है, मसल्स रिलैक्सेशन होता है, स्पैज्म जाता है, एंटी थ्रोम्बोटिक जो है वहां पर इफेक्ट पैदा होता है और स्टेनोसिस ब्लड के अंदर जो है जैसे हीमोप्लेजिया हो गया, पैरालिसिस हो गया, स्टेनोसिस की वजह से ही जो है प्रॉब्लम्स आती हैं सारी चीजें। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होने से, ये मतलब रिलीज होने से ये बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। अब इतने सारे फायदा चाहिए जो दवाओं के बगैर अंदर प्रोड्यूस होता है। ये कैसा होता कैसा है? अगर समझो एक चोट लगे, मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं ना कि भाई देखो पैर में मार पड़ा, खून निकला, हम बोलते हैं कि चलो अल्लाह तुम भलाई रखवाऊंगा उसके अंदर। जैसे खून बाहर निकलता है तो उसके साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड जो बहुत पॉइजनस गैस है वो भी साथ में निकलती है, जिसकी वजह से अंदर इतने ज्यादा फायदा होती है। अब इंसान को अगर यह फायदा विदाउट मेडिसिन लेना है तो ऐसा तो नहीं करेगा कि पत्थर लेके अपने आप को मार लिया,
बोले कि मुझे फायदा होना है, खून निकलना है, तो हिजामा एक बेस्ट तरीका है। हिजामा अगर कोई चांद के 70 तारीख को रेगुलरली करता रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो स्टोनिसिस है, पैरालिसिस है, हिमेप्लेजिया है, हार्ट के प्रॉब्लम से इससे प्रिवेंशन करेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी तिब्बी नबवी बातें हैं वो प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर बात करती हैं, क्यूरेटिव बहुत कम होती है। शायद ये समझ में आया, नहीं पता, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक इसी तरह टेबल थियरी है, हिप्पोक्रेट ने कहा कि इफ यू डिसमिस एंड नेग्लेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द एंशिएंट and you believe that you will find the right path only in the newest treatment, you fool yourself and the people around you. हिप्पोक्रेट उस जमाने में कहते हैं कि अगर आप ये समझते हो कि आपकी जो नई अभी टेक्नोलॉजी है यही आपको कामयाब करेगी और बाकी जमाने से जो लोग हकीम लोग जो मेहनत किए हैं अगर वो सारी चीजें ऐसे बेकार हैं तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो और अपने पूरे अतराफ के लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो। इसी तरह से कहाँ पर हिजामा करना बहुत बड़ी टॉपिक है, ये सारी चीजें हैं, लोग आके वगैरह वगैरह, मैं आपको शॉर्ट में चीज में आपको गाइड करते हुए चला जाता हूँ। देखिए, पहली बात ये है, अगर आप कोई भी यूनानी की डॉक्टर्स हैं यहाँ पर माशाल्लाह ज्यादातर, कोई भी किताब के अंदर आप देखेंगे आपको सही पॉइंट नहीं मिलेगा। चाहे आप अल कानून फिल फिक़्ह पढ़िए, फिरदौसुल हिकमत पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए, आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा कि कौन से पॉइंट पे कितने दिन तक कितने मिनट तक हिजामा करना है, ये आपको नहीं मिलेगा, नंबर एक। और बाकी अगर कलेक्शन किए हैं, एक जगह जमा किए हैं, तो एक किताब है डॉक्टर गजाला मुल्ला जो पुणे के जो है PhD हैं, उनकी किताब है द हाइलाइट्स ऑफ हिजामा। इस पे इन्होंने जितने भी जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं उसमें से पॉइंट्स को इकट्ठा किया है, मगर जो है सिर्फ 30 to 40 डिसीज के बारे में उस पर डिस्कशन है, जो आम जो बीमारियां होती हैं उस पर डिस्कशन नहीं है। ओके, तो आपको गाइडेंस कहाँ से मिलेगा? अभी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्रोसीजर एक अलग चीज है। अगर समझो कि अगर आपको हिजामा करने आता है कि आपने कब बिठा दिया या आपने 1 से 2 पेशेंट को आप देखेंगे कब करते हुए, आप भी कल से हिजामा शुरू कर देंगे। प्रोसीजर एक अलग चीज है, कप लगाया और फिर जो है आपने स्क्रैचेस लगाया, फिर वो निकाल दिया और अपने आप को कह रहे कि मैं हिजामा में एक्सपर्ट हो गया और प्रोसीजर एक अलग चीज है। इंजेक्शन अगर आपको डालने आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी डोज, किसी भी डोज, कोई भी दवा कैसे भी चढ़ा दो बॉडी के अंदर, ये बिल्कुल गलत है। प्रोसीजर हजाम को भी आता है प्रोसीजर, मगर एज ए डॉक्टर कौन सी बीमारी के ऊपर कब देना है कब नहीं देना है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रेगनेंसी में भी हिजामा करवाते हैं सुन्नत बोल के। तो ये जो है हमें बहुत, देखो अल्लाह के रसूल की पूरी हदीसें माशाल्लाह मैं तकरीबन हदीस में पढ़ा हूँ, माशाल्लाह उलमा इकराम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने ऊपर हिजामा खुद नहीं की और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के ऊपर हिजामा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रेडिशनल लोग जमाने में थे उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करने के लिए बोला था, खुद के ऊपर किया और उसको उजरत दी, ये हदीसों के अंदर साबित होता है। अभी हिजामा कहाँ करेंगे, ये बहुत बड़ा कौन से पॉइंट पे करेंगे? लोग बोलते हैं सुन्नत पॉइंट पे करेंगे, सुन्नत पॉइंट, अरे सुन्नत पॉइंट का एक ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सर्टिफिकेट किया, अल्लाह के रसूल ने जरूरत के मुताबिक अल्लाह के रसूल ने हर एक अलग बीमारी के लिए, जादू के वक्त में अलग, जहर के वक्त में अलग अलग किया। तो ये जो है, ये सारी चीजें जो है जैसा नॉर्मल लोग हिजामा करते हैं वो छोड़ के अगर हम MD डॉक्टर लेवल का अगर हिजामा करते हैं तो आपको बीमारी के हिसाब से कौन सी पेशेंट ऑलरेडी दवा ले रहा है, इक्वोस्प्रिन लेगा तो फिर उसके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा होगी, थैलेसीमिया है, ल्यूकेमिया है, इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है हिजामा करना, तो इसमें आपको जो है नॉलेज हासिल करना जरूरी है। अब पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे, मैं आपको पहले ये बताता हूँ। सबसे बड़ा सवाल, मुझे फेसबुक में इतने लोग सवाल करते हैं, यासिर भाई बोलो कि ये बीमारी के लिए कौन सा पॉइंट, वो बीमारी के लिए कौन सा पॉइंट। अभी मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ पूरा, तो मैं आपको एक चीज अभी गाइड कर देता हूँ जो वाकई डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, बाकी ट्रेडिशनल हजम करते हैं तो उनको तो समझ में आएगी नहीं ये बात। एक्यूपेंचर की किताब पढ़ो। एक्यूपेंचर को हम बोलते हैं ये यूनानी नहीं है, मैं बोलता हूँ वो भी यूनानी बोल रहा, हम सबको नसिया यूनानी नहीं है, पाशो यूनानी नहीं है, सब यूनानी नहीं है, तो सारा यूनानी है। यूनानी की तारीख आप पढ़ो, यूनानी के जितने भी हकीम वगैरह जो लोग थे उनको अरेस्ट करके लोग जो है वहां के बादशाह उस वक्त में लेके चले गए थे। कुछ लोग चाइना गए तो वहां पर
चाइना के अंदर एक ऐसा मुल्क है, एक जगह पर्टिकुलरली एक गांव सिटी है जहां पर पूरी की पूरी 100% मुस्लिम आबादी है और वहां पर 100% यूनानी होता है। और उस यूनानी वहां पर बाकायदा जो क्लासिकल मेडिसिन है जैसे जवानी से जागरूक है, माधुर्य दुर्वर्ध है, बाकायदा उसी नाम से मिलती है, मगर मीडिया जो है उस गाँव को हमारे से छुपाया हुआ है। क्या चाइना से हर आने वाली चीज को मना कर देंगे ये हमारा नहीं है, ये हमारा ही है, यूनानी ही है, मगर लोगों ने नाम चेंज कर दिया। अगर समझो कि अगर किसी ने जो है हम लीच लगाते हैं, हम जो है लीच का जो है ट्रीटमेंट देते हैं, जो हम बोलते हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर वो लोग उसका नाम जो है आयुर्वेदिक में बदला दिया तो हम बोलेंगे नहीं वो आयुर्वेदिक का हो गया, हम नहीं करेंगे। ये हमारी बेवकूफी है कि हम बोलते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा है, हमारी किताबों में इसका जिक्र है, हमें जो है उस पर रिसर्च करना चाहिए और फिर वो हमारी चीज को कहना चाहिए कि हमारी चीज है। तो एक्यूपेंचर किताब अब अल्लाह के वास्ते जरूर पढ़िए। एक्यूपेंचर के अंदर ऑलरेडी हर पॉइंट के ऊपर रिसर्च किया गया है, पॉइंट्स अलग नहीं होते हैं, इतना याद रखिए, पॉइंट्स है। सर में अगर दुखता है तो अल्लाह के देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है एक सिस्टम रखा हुआ है। समझो कि सर में दर्द हुआ, अपना हाथ अपने आप सर की तरफ चले जाएगा दबाने के लिए। कमर में दुख रहा है तो कमर में अपने आप चला जाता है। पॉइंट्स हैं, बाकायदा मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट्स एक ही होते हैं, चाहे उस पॉइंट के अंदर आप प्रेशर दो, चाहे उस पॉइंट के अंदर आप एक्यूपेंचर करो, चाहे उस पॉइंट के अंदर मसाज करो, चाहे उस पॉइंट के अंदर कपिंग करो। तो कपिंग जाहिर सी बात है किस पॉइंट पे करना है, डिसीज वाइज एक एक पॉइंट के फायदे तकरीबन 10,000 ईयर से जमाने से रिसर्च करके तकरीबन 600 साल के अंदर जो है एक 10,000 पेजेस की बुक है एक्यूपेंचर के अंदर, उसमें हम सिर्फ गाइडेंस लेना है। मैंने नहीं कह रहा उस पर आप अमल करो, सिर्फ हमें पॉइंट्स की गाइडेंस वहां से लेना है और फिर उसको रिसर्च करना है एक एक पॉइंट के ऊपर। जैसे मेरी जो वाइफ है डॉक्टर सफीना एमडी है, उनका पूरा एमडी का टॉपिक हिजामा पे था, एक डिसीज थी हिजामा के अंदर शियाटिका के ऊपर। अब पॉइंट कहां से लाएंगे, मैंने रेफरेंस एक्यूपेंचर का ही दिया। मैंने कहा कि एक्यूपेंचर में ये पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स हैं, इस पे आप हिजामा करेंगे, हम साइंटिफिकली एंड एनाटॉमिकली प्रूव करेंगे कि ये हिजामा शियाटिका पे कैसा काम करता है। तो गाइडेंस आपको वहां से ही लेना है, मगर आपको जो है कपिंग आपको अपने यूनानी से करना है। इसी तरह से जो पोजीशन की डिपेंड करता है और बाकी बहुत सी चीजें हैं बताने के, मैं उतना ज्यादा डीप नहीं जा रहा। शॉर्ट में यह है कि चाहे हिजामा जो आप करते हैं उससे पहले आपको उसके रूल्स और रेगुलेशन, कम से कम हिजामा किसमें नहीं करना है वो आप जान लीजिए। हिजामा किसमें करना है वो छोड़ो, किसमें नहीं करना है हिजामा वो आप बीमारियों का करेंगे तो इंशाल्लाह कम से कम पेशेंट को अगर फायदा नहीं होगा तो पेशेंट को नुकसान तो कम से कम नहीं होगा। नंबर 2, हिजामा और चाहे ड्राई कपिंग हो चाहे वेट कपिंग हो, उसके रिजल्ट जब तक हम अपने हाथों से कपिंग नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। अल्लाह के करम से अपने पास इतने पेशेंट्स हैं, तकरीबन 4 साल तक जो है वो चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ते थे, कपिंग सिर्फ 2 सिटी के बाद माशाल्लाह जो है वो लोग माशाल्लाह सजदा करते हैं, कई लोगों की दुआएं मिलती हैं। मैं आपको एक चीज बता के अपनी बात को मुझे खत्म करना चाहता हूँ, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा कपिंग शुरू हुआ, तकरीबन हम 12 साल से ATV, जी सलाम और मुझसे 3 चैनल के अंदर हिजामा के बारे में बोलते हैं, कपिंग के बारे में जो हम बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है सियासत के अंदर बाकायदा है, तो अब जाहिर सी बात है कि मैं खुद लोग मुझे जो है बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप जब इतना बोलते हो आप बोले कि कौन से पॉइंट पे करना है। तो पॉइंट के लिए मैंने तकरीबन 25 साल से हमारे वालिद साहब के साथ एक्यूपेंचर सीखा है। मैंने कहा मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन मैंने बताई, एक्यूपेंचर मैंने सीखा है, इसलिए मुझे पॉइंट्स मालूम है। उस पॉइंट्स में कपिंग करना बिस्मिल्लाह शुरू किया और अल्लाह के करम से आज मैं जितने बातें मैं पहले करा था कई उलमा आज बोल दिए वो हदीस वगैरह जिसको मैं पहले बोलता था लोग नहीं मानते थे, मैं आपको कहूंगा कि इंशाल्लाह अगर समझो कि अगर आप ये बोलेंगे एक्यूपेंचर के पॉइंट समझ लेंगे आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप कोई पॉइंट बोलते हो कि यूनानी का तो आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि यूनानी के अंदर कोई भी किताब के अंदर इतनी दफा ये बीमारी को इतनी देर तक करना है ये लिखा हुआ नहीं है। एज एमडी स्कॉलर में बताऊं, मेरे उस्ताद मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप गाइडेंस एक्यूपेंचर पॉइंट से लीजिए, आप कपिंग से उस पे करिए, एक एक पॉइंट पे रिसर्च करिए, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। मैं इंशाल्लाह वक्त देंगे तो ड्राई कपिंग पहले सिखाऊंगा, फिर बाद में वेट कपिंग, बाद में बैक कपिंग। वाक़ित तवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलावा क्या लोग हिजामा कर सकते हैं क्या? तो 100% कर सकते हैं। चांद की सतरा की कोई शर्त नहीं है। अगर कोई शख्स चांद की सतरा पर करता है तो उसके अलग फायदे हैं और वो सुन्नत है। एज पर द यूनानी डॉक्टर जब बोलेगा तब हिजामा कर सकते हैं, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। मगर एज तिब्बन नबवी के अंदर वेंसडे हिजामा करने से अल्लाह ने मना फरमाया है। ये सब तिब के अंदर आता है, तिब्बन नबवी के अंदर आता है, बट यूनानी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हिजामा बिल्कुल कर सकते हैं।
बस थोड़ा सा जो है स्क्रैच करना है, स्क्रैच करना सीखे, समझो आप भी हिजामा सीखे। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जो है डीप कहते हैं खून नहीं आएगा, हम लोग क्या समझते हैं कि खून लाना मकसद है, और वो लोग क्या करते हैं जिम लेना है, उसके बाद फिर वो लेके आएंगे बस। तो हमारे पास में क्या है, दलक है। तो दलक हम क्या कर रहे हैं, पहले हम बॉडी मसाज करने के बाद वहाँ पर हम कप लगाए और मवाद को यहाँ समझो कि ये सख्ती है, कपिंग करके उस जगह रिलीज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। अब वो कैसा होता है इंशाल्लाह और तकरीबन 100 साल लग जाएंगे इसके रिसर्च में, और बाकायदा रिसर्च हुआ है इजिप्ट में वगैरह, हर बीमारी के अलग अलग, वो सब नेट पे अवेलेबल है, आप उसको सर्च करिए इंशाल्लाह। बहुत आगे हो जा चुका है कपिंग माशाल्लाह। जैसा हम समझते हैं यहाँ पर फेमस हो गया हैदराबाद में, उसके कम से कम और आगे निकल चुका है कपिंग। बस सारे लिटरेचर रिसर्च के मौजूद है, बस उसको हमें पढ़ना है, उसको हमें इस्तेमाल करना है। तो मैं एक फायर कपिंग जो है मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास आए थे, वरना जो है मैं सब कुछ सिखाता कैसा करते हैं प्रोसीजर। जब पेशेंट आता है, सर्विकल स्पाइनस पेशेंट को, उसको बोला कि गर्दन लेफ्ट राइट करो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको वर्टिगो होता है, चक्कर आता है, पेन होता है, स्टिफनेस होती है, ये इसको प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स। तो जाहिर सी बात है आपने कपिंग कर दिया, मतलब ऑयल लगाया और फिर यहाँ से मवाद ट्रांसफर कर दिया, तो 2 सेकंड के अंदर उसकी मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं। और फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, हाथ उठाने नहीं होता है। आप यकीन करो कि सारा अतराफ में कप लगाओ, आंख बंद करके कप लगाओ, फिर कप निकाल के बोलो, हाथ उठ जाएगा उसका। फायदा, बहुत फायदा होता है। जब कपिंग करेंगे आपको समझ में आएगा कि कैसा फायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक फायर कपिंग में बता देता हूँ इंशाल्लाह। फायर कपिंग में क्या होता है, लेटाते हैं पेशेंट को, क्योंकि ग्लास गिर जाता है, अभी लेटाने के लिए जगह नहीं है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि सिर्फ आपको मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कैसे करते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। ये बताने के लिए क्या है, समझो कि ये आग है, अब इस आग को जो है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बस ग्लास गिर गया। आप जितने ग्लास बिठाना है बिठाओ, मगर उसके तरीके में बनाओ। इसको फ्रेश कपिंग कहते हैं। जो लोगों को कप लगाने में पेन होता है तो जल्दी जल्दी कप उठाते लगाते रहते हैं, तो उसको फ्रेश कपिंग कहते हैं। बाहर से सीखना पड़ेगा, इसमें तो स्टेज पे लेकर सीख नहीं सकते। अभी जो मैंने इस्तेमाल किया था वो एक्चुअली जैसा हम सर्जिकल स्प्रिट होता है, उसमें भी हम सर्जिकल स्प्रिट को इस्तेमाल करते हैं, बट ये एथेनॉल है, एथेनॉल, बट एथेनॉल बैंड है, ये मिलता नहीं है। ये बाकायदा आपको जो है आपके म्यूनसिपलिटी से वगैरह जो भी है आपके पास, वहाँ पर कंप्लीट करना पड़ता है, लंबा प्रोसीजर है, बाद में एथेनॉल मिलता है। तो एक जो है हमारे उस्ताद ने दिया था, आज तबरुक में इसको रखता हूँ, मेरे पेशेंट को इस्तेमाल करता हूँ। तो सर्जिकल स्प्रिट भी आप जो है आग को जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और उससे ये होगा कि मतलब जो है बहुत ज़्यादा चिंगारियाँ उठती हैं उससे, तो पेशेंट को नुकसान होता है। तो ये एथेनॉल है और इसी से शराब बनती है, इसलिए वो बैंड है। तो ये जो है अगर आप मिल जाए आपको, या कुछ लोग कहते हैं कि शराब में डुबा के जलाओ और भी चलता है, बट मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया उसको। तो जो भी है एथेनॉल है, और एथेनॉल के जो है आप इस्तेमाल करोगे तो या आपके पास वो नहीं है तो आप सर्जिकल स्प्रिट। तो ये है कि मतलब उसका जो है उसको बाकायदा कॉटन वगैरह जो है सही मकदार में उसको लगाना चाहिए, डुबाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो ड्रॉप आपके हाथ तक आ जाते हैं तो कम्प्लीटली वो एकदम फास्ट आपके हाथ में चला देंगे। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना है, और मुश्किल कोई भी नहीं है। और मैं जो बता रहा हूँ कि इसके अंदर ड्राई कपिंग, वेट कपिंग में सबसे ज़्यादा आसान फायर कपिंग है, अगर आप लोग सीख लेते हैं। अभी चलो मैं उस जगह का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा वेट कपिंग हो गया, 3 मिनट से ज़्यादा हमने छोड़ दिया इसको, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, 3 मिनट से ज़्यादा छोड़े तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अभी समझो कि यहाँ पर आप गौर करेंगे कि सिर्फ ब्लड ही नहीं, बल्कि ये कप पूरा भर गया है पूरी स्टीम से। अभी
मिसाल के तौर पर मैं आपको जैसे बोला कि साइंटिफिकली इसके अंदर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन भी होगा, एंसिफिलिन भी होगा, इसके अंदर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड भी होगा। इसके ऊपर रिसर्च करना की जरूरी है। इसी को जो हम क्या करते हैं, गंदा खून बोलते हैं, शॉर्ट में गंदा खून बोलते हैं। मुसफ़ियात क्या बोलते हैं कि जो खून के अंदर कोई भी अखलात बढ़ गया है उसको फिर एटिदल पे लेके आना मुसफ़िय खून है। शॉर्ट में अगर समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हमारे वालिद साहब बोलते हैं कि एक्यूपंक्चर करो चाहे कपिंग करो, लगाने से ज्यादा निकालने के वक्त में बहुत एहतियात होना चाहिए। होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा खून अगर जो है पीठ में अगर बह गया, समझे कि पेशेंट डर के मारे नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा। तो प्रोसीजर ये है, अच्छी तरह से पीछे पेशेंट को अगर हटा के बस थोड़ा सा निकाल ये करने के बाद बस कोशिश ये करना है कि खून इधर उधर ना हो। इनको थोड़ा सा जो है मकदार कम निकला। सबसे आसान सबसे सेफेस्ट तरीका हिजामा का, और इसको अगर आपने अगर समझिए एज ए डॉक्टर जो है इसको कोई एंटीबायोटिक का पाउडर डाल दिए। अभी लोग जैतून का इस्तेमाल करते हैं मदीने में, वो सब अपने ऊपर। कुछ लोग औरतें साइकोलॉजी होती हैं, हिजामा करने के बाद डॉक्टर जो खून बह रहा है ऐसा लगता है उनको, तो कुछ लोग कार्बन बटन लगा के टेप मार देना तो उनको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड होता है, तो वो हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। बट प्रोसीजर खत्म हो गया, अभी कुछ इन्फेक्शन नहीं होना है, इस वजह से कुछ एंटीबायोटिक वगैरह जो है पाउडर वगैरह डाल देंगे तो से पेशेंट को जो है एहतियात, पेशेंट भी सेटिस्फाई होता है और हमें भी एहतियात करना जरूरी है। ये प्रोसीजर हो गया। इस तरह से कोई भी मुकाम में आप हिजामा कर सकते हैं। साइंटिफिक भी है और पेशेंट सेटिस्फाई भी होता है, और पाउडर लगाने की वजह से क्योंकि जो है ब्लड वगैरह लीक नहीं होता है, और ख़त्म हो गया प्रोसीजर, एकदम साफ हो गया। ठीक है, चलो। शर्ट वगैरह भी पहनता है तो वो गीला नहीं होता है, और तो इस वजह से जो है एंटीबायोटिक पाउडर बेस्ट है। अगर किसी को जो है कुछ डाउट्स हैं हिजामा तो पूछ सकते हैं। और काफ़ी ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, और मैं फिर से अल्लाह के तारीफ़ के बाद, शुक्रगुजार के बाद सारे ऑर्गेनाइजर्स जो यहाँ पर जो है मुझे इन्वाइट किए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर इसमें कुछ आगे पीछे कुछ बातों में जो है, क्योंकि मुझे उतनी अच्छी उर्दू भी नहीं आती हैदराबाद वालों की तरह, कुछ हो गई तो मतलब माजरा चाहता हूँ। वो आखिर तमाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।